हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का त्रिकोणमिति फंक्शन चैप्टर समाप्त हो गया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने आप लोगों को एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहे थे और वो कल पिछले चैप्टर में ही वो पूरे हो गए। 23 पार्ट तक ही त्रिकोणमिति फंक्शन आपका रहेगा। अब इसके बाद हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। आपका ये पहला चैप्टर है, आपकी बुक में ये पहला चैप्टर दिया है। सेट थ्योरी, सेट एक व्यापक अर्थ है। आप सेट थ्योरी को, सेट में आपने अपने घर में बहुत सारे टी सेट, आप लोगों ने घर में देखा होगा, टी सेट देखा होगा, किचन सेट देखा होगा आप लोगों ने। ऐसे वही जो सेट है वही समुच्चय, सेट मतलब समुच्चय हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि सेट थोड़ा सा टफ है, लेकिन जैसे जैसे आपको समझ में आने लगेगा आप एकदम से सरल चैप्टर हो जाएगा। आप चूंकि अभी त्रिकोणमिति तो आपने 10th तक साइन कॉस टेन जानने लगे थे, आपने एपी जीपी पढ़ी है, वो भी आप 10th में जानते थे एपी क्या कहलाती है। बड़े आपने सहज भाव से एपी पढ़ ली होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने त्रिकोणमिति भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली, क्योंकि इसका भी रिलेशन आपका 10th से रहा है, आप कुछ जानते थे। लेकिन सेट के बारे में आप कुछ नहीं जानते थे। आप लोग सेट हो सकता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 6-7 में था, वही 6-7 का सेट हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में आपको परेशानी होगी, लेकिन आप परेशानी सहन करेंगे तो आपको आगे चल के ये सेट समझ में आ जाएगा। देखिए, समुच्चय सिद्धांत अर्थात सेट थ्योरी पार्ट 1। इसमें आपको देखिए, समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित होती हैं। डेफिनेशन है, सुपरिभाषित होना चाहिए। ऐसा सेट, ऐसा संग्रह जिसमें सम्मिलित वस्तुएं या व्यक्ति सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे आपने कहा क्रिकेट टीम की आपने वर्तमान क्रिकेट टीम का हमारे नाम पूछे हैं आपसे हम पूछें कि वर्तमान क्रिकेट टीम के सदस्यों के नाम बताइए, तो आप वर्तमान में जो क्रिकेट टीम में सदस्य होंगे, आप वही नाम तो बताएंगे कि कप्तान कौन है, उप कप्तान कौन है, आप तो ये बताएंगे ना। आपसे हम नाम पूछेंगे तो आप क्रिकेट टीम के जो आपको 16 प्लेयर होते हैं उनके नाम बता लेंगे ना। आप क्रिकेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप नाम बता लेंगे। अगर हमसे आज हमने अपने शहर में पूछा, कल मान लीजिए हम दूसरे शहर में जाके पूछें कि क्रिकेट टीम के सदस्यों के नाम बताइए, या हम ये पूछ सकते हैं कि भारत में अब तक जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनके नाम बताइए। भारत में जो अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं आप थोड़ा सा राजनीति से संबंधित रखते होंगे, थोड़ा सा जनरल नॉलेज से संबंधित रखते होंगे, तो आप कहेंगे अभी मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इसके पहले मनमोहन सिंह थे, इसके पहले ये थे। आप मान लीजिए अब दूसरे शहर में जाके पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए, तो वो कहेगा नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह के पहले के आपको नाम बताने लगेगा वो। आप तीसरे शहर में, किसी बड़े शहर में जाके पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय क्या है,
तो वो आपको नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और आगे फिर आपको नाम बताता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप किसी भी शहर में जाके पूछिए, आप विदेश में चले जाइए, आप विदेश में जाइए, आपसे पूछेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए, तो आप वो कहेगा नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह और आगे बढ़ता जाएगा। कहीं भी चले जाइए आपको, तो ये इसे बोलते सुपरिभाषित, ये सुपरिभाषित कहलाता है। हमने आपसे क्रिकेट टीम की बात कर रहे थे। क्रिकेट टीम के आप जो 16 उसके सदस्य होते हैं क्रिकेट टीम के, अगर मान लो कोई क्रिकेट टीम, भारत की क्रिकेट टीम कहीं खेलने जा रही है, आपसे पूछेंगे बताइए इसके नाम बताइए, आप बता देंगे। आप किसी दूसरे शहर के व्यक्ति से पूछेंगे, बता देंगे। आप विदेश में जाके पूछेंगे, ऑस्ट्रेलिया में गए, आप पूछिए कोई क्रिकेट प्रेमी आपको मिल जाए जो क्रिकेट से की नॉलेज रखता है कि बताइए ये भारत की टीम कौन के कैप्टन कौन है, और उसमें से जो 16 सदस्य बता लेंगे कि नहीं बता देंगे? तुरंत ना, जो क्रिकेट से संबंधित होगा, जो क्रिकेट की नॉलेज रखता है, वो तुरंत नाम बता देगा। इसे बोल, आप अपने शहर में पूछिए कि बताइए क्रिकेट टीम के सदस्य कौन कौन हैं, आपको बता देंगे। वर्तमान टीम में सदस्य कौन कौन से हैं, आपको बता दिया जाएगा। आप विदेश में चले जाइए, आप अपने दूसरे शहर में जाइए, आप पूछेंगे तो वही नाम बताएंगे जो आपको पता थे। हो गए कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे कि बताइए आज की क्रिकेट टीम कौन है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा हुआ था भारत का, तो उससे पूछेंगे कोई भारत की, तो वही टीम आप ऑस्ट्रेलिया में पूछे तो वो बताएगा, पाकिस्तान में पूछेंगे वही बताएगा, और वेस्ट इंडीज में पूछिए वही बताएगा, न्यूजीलैंड में पूछेंगे तो वही क्रिकेट टीम बताई जाएगी कि नहीं। लेकिन इसे बोलते हैं सुपरिभाषित। हर जगह से आपका आंसर एक ही आंसर आ रहा कि तो वो बोलेंगे आप सुपरिभाषित चीज़ है ये। इस समुच्चय को भारत की वर्तमान क्रिकेट टीम का समुच्चय, जो भारत की वर्तमान क्रिकेट टीम है, ये सुपरिभाषित समुच्चय है, सुपरिभाषित है। तो भारत की क्रिकेट टीम का समुच्चय जो बनेगा, आप उसे भारत की वर्तमान क्रिकेट टीम आप नाम लिख देंगे, ये 16 नाम लिख देंगे, और ये वाले नाम आपसे कहेंगे वर्तमान क्रिकेट टीम, आप कहेंगे विराट कोहली है, फिर उप कप्तान आपसे पूछा जाएगा तो आप उप कप्तान का नाम बता देंगे कि कप्तान विराट कोहली और राहुल आपके उप कप्तान हो गए, ठीक है ना। आपके इस टाइप से आपके नाम, आप पूरे 16 नाम बता देंगे। हैं पता है, हमें नहीं पता क्रिकेट टीम की 16 नाम कौन कौन से हैं। इसमें इंटरेस्ट है लेकिन नाम नहीं पता, ठीक है। 16 मेंबर्स के नाम आप किसी भी क्रिकेट वाले से पूछेंगे वो तुरंत बता देगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप विदेश जाएंगे पूछें, यानी ये सुपरिभाषित वस्तुओं की का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुनिश्चित और सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित, देखिए सुपरिभाषित शब्द का अर्थ ये है कि जो हम बोलें वही आपके दूसरे शहर का बोले, वही विदेश में बोला जाए। जैसे हमसे कहा जाए क्रिकेट टीम, या हमसे कहा जाए वर्तमान प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। अभी तक के प्रधानमंत्रियों के समुच्चय बताइए, अभी तक के प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए, तो जो भी आपको प्रधानमंत्रियों के नाम बताएगा, हमारा नाम तो बताएगा नहीं ना। हमारा नाम बोलेगा क्या? क्या हम प्रधानमंत्री रहे हैं क्या? नहीं बोलेगा ना। केवल उन्हीं का, नरेंद्र मोदी का नाम बोलेगा, वो आपका मनमोहन सिंह का नाम बोलेगा, फिर उसके इंदिरा गांधी का नाम बोलेगा, जवाहरलाल नेहरू का नाम बोलेगा, चंद्रशेखर का नाम बोलेगा, और पीवी नरसिम्हा राव का नाम बोलेगा कि नहीं? यही नाम आप चले जाइए विदेशों में, यही आप दूसरे शहर में जाइए, वही नाम बोलेगा कि नहीं? इसे बोलते हैं सुपरिभाषित। सुपरिभाषित, देखिए यही वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं सुपरिभाषित हों। सुपरिभाषित शब्द का अर्थ है कि जो क्वेश्चन आपने हमसे किया, उस क्वेश्चन का आंसर आप इस शहर के लोग भी दें,
दूसरे शहर के लोग भी दें, विदेशों के लोग भी दें, वो आपका सुपरभाषा शब्द है। अब बताइए, यदि आपसे पूछा जाए कि एक कमरे में मान लीजिए कुछ लड़के खड़े हैं, आपसे पूछा जाए बताइए लंबा कौन है इसमें, लंबा। अब जैसे मान लो लंबा शब्द सुपरभाषित नहीं है, क्यों? क्योंकि जो हमसे लंबा होगा उसे हम कहते हैं ये तो लंबा है। जो हमसे लंबा होगा, जो छोटा सा व्यक्ति खड़ा होगा वो कह देगा लंबा है। लेकिन लंबा व्यक्ति क्या कहेगा? तो लंबा व्यक्ति, हम उसमें से अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए इस कमरे में लंबे व्यक्ति कौन है, तो हम जो अपने हिसाब से देख लेंगे कि हमसे लंबे कौन है, आप उनका नाम लिख देंगे, राम श्याम मोहन हमसे लंबे हैं, हम कह देंगे लंबे व्यक्तियों के समुच्चय में आप राम श्याम मोहन भर दिया। लेकिन एक छोटा बच्चा खड़ा था हमसे और वो पूछेगा कि उससे पूछा जाएगा बताइए इस कमरे में लंबे व्यक्ति कौन कौन से हैं, तो वो हमारा नाम भी लिख देगा ना, जबकि हमने अपना नाम तो ही लिखा था, क्योंकि हम अपने आप से लंबे हो जाएंगे क्या? तो लंबा होना सुपरभाषित नहीं है। सुपरभाषित तो लंबा होना सुपरभाषित नहीं है, इसलिए लंबा होना समुच्चय नहीं हो सकता। हम आपसे पूछें, मान लो बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, हम आपसे पूछें कि बताइए इनमें से सुंदर कौन है। अब सुंदर कौन है? सब सुंदर शब्द देखने का, सुंदर अपनी मानसिकता होती है कि सुंदर, किसी को कोई हमें सुंदर लग रहा होगा, लेकिन आपको सुंदर जरूरी नहीं है कि आप कहें नहीं नहीं ये तो सुंदर है। हमें सुंदर लग रहा कोई चीज़ जरूरी नहीं है कि आपको सुंदर लगे। तो सुंदर सुपरभाषित नहीं है। इसी प्रकार हम आपसे कहें कि इंडियन क्रिकेट टीम में या आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, बताइए। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का मतलब सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं, आपसे पूछा जाए कि आपको सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन लगता है। देखिए, हमसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन लगता है, हम तुरंत अपने इंडियन नाम ले देंगे। हम कहेंगे रोहित शर्मा, हम कहेंगे धोनी, हम कहेंगे विराट कोहली, हम कहेंगे अपने इंडियन नाम। हो सकता है एक आध दो नाम अगर मान लो हमें लगे तो हम कोई विदेशों के नाम ले दें। लेकिन आप ये देखिए, सुपरभाषित शब्द का अर्थ सिखा रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम का वर्तमान जो 16 सदस्य के नाम बताइए, आप किसी से ही पूछिए जो चाहे नाम बताएगा। आपसे पूछा जाए कि सुंदर कौन है इस कमरे में, तो आप नहीं बता सकते। आपसे पूछा जाए लंबा कौन है, तो हम कुछ उत्तर देंगे, हमसे छोटा है वो कुछ और उत्तर देगा। यानी सब लोग एक ही आंसर नहीं देंगे, इसलिए सुपरभाषित नहीं है। हमसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, आप सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सबसे अच्छा खिलाड़ी आप किसे मानते, बताइए। क्यों पाकिस्तान के खिलाड़ी का नाम लेगा? नहीं लेंगे ना, कोई भी नहीं लेगा। होगा भी तो अभी नहीं लेंगे ना, पाकिस्तान वाले अपना नाम लेंगे। ये सब लोग जानते हैं, नहीं लेगा कोई भी नाम। इसी मतलब आप पाकिस्तान वाले से पूछेंगे तो वो भारतीय खिलाड़ियों के कम नाम लेगा। अगर लेगा भी तो वैसे तो लेगा ही नहीं, प्रतिबंध लग जाएगा उसके ऊपर। इसी प्रकार यदि आप विदेशों में जाएंगे, विदेशों में आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो आपके सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं लेगा, आपके विराट कोहली का नाम नहीं लेगा, क्योंकि इनसे भी अच्छे वो खिलाड़ी वो किसी और को मान सकता है। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी समुच्चय नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान टीम या जो वर्तमान टीम है भारत की, वो सुपरभाषित है। हम जो बोलेंगे टीम, वही विदेश का बोलेगा, वही दूसरे शहर का बोलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि परिभाषा है वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं का केवल वही संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें सम्मिलित वस्तुएं
सुनिश्चित और सुपरिभाषित होती हैं। अब सुपरिभाषित शब्द का अर्थ समझ गए ना? सुपरिभाषित शब्द का आप अर्थ समझ गए ना कि सुपरिभाषित क्या होता है? ठीक है, अभी हमने आपको देखिए, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिस्क्रिमिनेबल ऑब्जेक्ट्स। इस टाइप से आप इसको अच्छी तरह से पहले आप इनको उतार लीजिए, फिर आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, अभी आप लोगों ने समुच्चय की परिभाषा पढ़ी थी। समुच्चय में हमने आपको पढ़ाया था वस्तुओं का सुपरिभाषित, और हमने आपको केवल अभी तक सुपरिभाषित समझाया। सुपरिभाषित का मतलब आप लोगों ने एग्जाम्पल के द्वारा देख लिया होगा। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। आप समझ लीजिए, समुच्चय को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। समुच्चय को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। सबसे पहली बात, हम आपको कुछ क्वेश्चन समझाएंगे और आपसे पूछेंगे ये सुपरिभाषित है या नहीं है। अगर आप कहेंगे कि ये तो सुपरिभाषित है, तो हम कहेंगे ये सेट है, समुच्चय है। जैसे हमने कहा अंग्रेजी की वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, वॉवल्स का सेट। जो अंग्रेजी की वर्णमाला है, अंग्रेजी की जो अल्फ़ाबेट है, उसमें सुपरिभाषित का मतलब ये है कि अगर हम मान लो अपने यहाँ पे पूछें कि बताइए अंग्रेजी की वर्णमाला में स्वर क्या है, वॉवल्स क्या हैं, तो हम भी कहेंगे AEIOU, वॉवल्स बोलेंगे कि नहीं? हम मान लो और किसी दूसरे शहर में जाके पूछें क्या कि अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वर क्या हैं, अर्थात जो आपकी अल्फ़ाबेट है इंग्लिश की, उसमें स्वर क्या है, तो आप कहेंगे AEIOU। आप कहीं भी विदेश में चले जाइए, वो भी अल्फ़ाबेट की वॉवल्स बोलेंगे AEIOU, कहेंगे कि नहीं? तो आप कहेंगे अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, आप कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे A, E, I, O, U। ये है आपका सेट, कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए, अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय सुपरिभाषित है या नहीं है? सुपरिभाषित का मतलब ये है कि अंग्रेजी की जो वर्णमाला है उसके स्वरों को हम क्या बोलते हैं? बताइए, अंग्रेजी की वर्णमाला के स्वर क्या हैं? हम कहेंगे AEIOU। आप किसी दूसरे शहर में जाके पूछिए, वो भी कहेगा AEIOU। आप किसी विदेश में जाके पूछिए, वो भी कहेंगे अंग्रेजी की वर्णमाला के जो वॉवल्स हैं AEIOU हैं। ये सब ने एक ही बात कही है। यहाँ पर किसी का यहाँ पर वेरिएशन तो हुआ नहीं है, किसी ने कोई दूसरा आंसर तो दिया नहीं है, तो ये सुपरिभाषित हो गया। ठीक है, हम आपसे जैसे एक एग्जाम्पल पूछें कि अगर सुपरिभाषित है तो वो सेट होगा, अगर सुपरिभाषित है तो सेट होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, हम आपसे पूछें अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। बताइए, अगर आप हमसे पूछते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, अब बताइए, हम अगर मान लो आपसे पूछें 50 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 10, आप बोलेंगे 49 तक, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आप किसी दूसरे शहर में जाके पूछेंगे आप कि बताइए 50 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, तो वो भी क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 49 तक, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप विदेश में जाइए, वहाँ पूछिए, तो वो भी यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो सुपरिभाषित है कि नहीं है? ये सुपरिभाषित है। वही हमारा कहने का मतलब है। उसने क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट।
बताइए। तो क्या ये सेट है? जो सुपरभाषित है वो सेट होगा, ठीक है। जो वेल डिफाइन है, जो आपका वेल डिफाइन है, जो आपका सुपरभाषित होगा, वो सेट कहलाएगा। उसने क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, बताइए इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है। सबसे पहले उसने क्वेश्चन कहा अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50, बताइए 50 से छोटी नेचुरल नंबर का कलेक्शन, बताइए 50 से छोटी नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या है? सब लोग जानते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 49 तक, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आप कहेंगे ये सेट है। 1 2 3 4 5 6 से लेके 49 तक आप ये कहेंगे ये सेट है, ठीक है। फिर आप कहेंगे, अब जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, अब बताइए, आप बता सकते हैं कि गुड हॉकी प्लेयर कौन कौन है? बता सकते हैं गुड हॉकी प्लेयर? देखिए कोई, अब हॉकी प्लेयर, हॉकी के बारे में जैसे हम जितना जानते हैं, कोई फॉरवर्ड अच्छा खेलता, कोई गोलकीपर अच्छा है, तो गुड हॉकी प्लेयर के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये गुड प्लेयर है। गुड हॉकी प्लेयर है ना, तो जो गुड हॉकी प्लेयर है ना, ये आप नहीं कह सकते कि उसने कहा द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, तो द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि आप गुड हॉकी प्लेयर की आपकी क्या डेफिनेशन है, जब तक आप ये स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता पाएंगे गुड हॉकी प्लेयर कौन होते हैं, ठीक है ना। इसलिए ये कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर ये सेट नहीं हो सकता। अब देखिए इसमें है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। देखिए आपकी क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट हैं, उसमें से आपने मान लिया 20 गर्ल्स हैं, आप बाकी 80 बॉयज़ हैं। आप अपनी क्लास के किसी भी बच्चे से पूछेंगे कि बताए अपनी क्लास की गर्ल्स के नाम बताइए, तो वही उन 20 गर्ल्स के नाम बोलेगा ना। आप दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे कि अपनी क्लास की गर्ल्स के नाम बताइए, तो वही 20 गर्ल्स के नाम बोलेगा। अगर आप किसी गर्ल से पूछते हैं कि आप अपने क्लास की गर्ल्स के नाम बताइए, आप किसी से भी पूछेंगे कि आपकी क्लास में गर्ल्स कौन हैं, तो वही उन्हीं 20 गर्ल्स का नाम लेगा ना, लेगा कि नहीं? तो ये सुपरभाषित हो गया। सुपरभाषित है तो सेट हो जाएगा। जो तो उसने ये पूछा है द कलेक्शन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, ये उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, बताइए इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है। जो सुपरभाषित होगा वो सेट होगा, जो वेल डिफाइन होगा वो सेट होगा। आप अपनी, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, आप किसी भी बच्चे से ये पूछिए कि आपकी क्लास में जो गर्ल्स के नाम बताइए, तो आप तुरंत 20 गर्ल्स के नाम बता देगा। यदि 100 बच्चे हैं उसमें 20 गर्ल्स हैं तो 20 गर्ल्स के नाम बता देगा। आप किसी भी गर्ल्स से कहेंगे कि तो भी वो भी आपके नाम, ये तो नहीं कि हम आपकी क्लास का एक बच्चा दूसरी गर्ल्स के नाम बता रहा और दूसरा बच्चा ये तो कहेगा नहीं। आपकी क्लास के जितने ही बच्चे होंगे आपसे उनसे पूछा जाएगा कि बताइए आपकी क्लास की गर्ल्स के नाम बताइए 20, तो वो तुरंत 20 उन्हीं गर्ल्स के नाम बताएगा जो कि आप उसकी आप पढ़ती हैं। ये तो नहीं कि ये किसी दूसरे 20 के नाम बता देगा, ये किसी दूसरे 20 के नाम नहीं बताएगा ना। सभी बच्चे जो क्लास के हैं वो उन्हीं 20 गर्ल्स के नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे। इसलिए सुपरभाषित है, इसलिए सेट है। फिर उसने क्वेश्चन पूछा द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखिए फिर यहां पे आ गया मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, सबसे टैलेंटेड राइटर इंडिया की। अब देखिए टैलेंट एक ऐसा शब्द है, किसी में कुछ टैलेंट होता, किसी में कुछ टैलेंट। किसी को मुंशी प्रेमचंद का टैलेंट अच्छा लगता, किसी को जयशंकर प्रसाद अच्छा लगता। तो मोस्ट टैलेंटेड आप नहीं कह सकते कि जयशंकर प्रसाद मोस्ट टैलेंटेड हैं कि मुंशी प्रेमचंद।
हमें जयशंकर प्रसाद के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी को महादेवी वर्मा अच्छी लगती हैं, किसी को मुंशी प्रेमचंद अच्छे लगते हैं, किसी को निराला अच्छे लगते हैं। नहीं समझ में आया तो आप मोस्ट टैलेंटेड आप नहीं कह सकते। हमें जयशंकर प्रसाद अच्छे लगते हैं तो जयशंकर प्रसाद हमें टैलेंटेड लगेंगे। आपको मुंशी प्रेमचंद ज़्यादा पसंद हो, आपको मुंशी प्रेमचंद टैलेंटेड लगेंगे। आप टैलेंटेड तो आप ये कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये सुपरभाषित नहीं है, ये वेल डिफाइन नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता है। मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया सेट नहीं हो सकता है। फिर है आपका द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। देखिए, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, अब वही वाली बात आ गई है, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट। देखिए, किसी को तो मैथ ही टफ लगती है, पता है। हमसे तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते मैथ तो भाई किसी को मैथ ही डिफिकल्ट लगती है। हम बोले ना, मैथ से सरल कोई चीज़ होती ही नहीं है, मैथ से इंटरेस्टिंग कोई चीज़ होती ही नहीं है। बताइए, अब हमने तो कह दिया कि मैथ किसी बायोलॉजी वाले से पूछिए, किसी आर्ट साइड वाले से पूछिए, वो कहे मैथ ही के पीछे तो हम बर्बाद हो गए। तो यहाँ पे देखिए, उसने कहा कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथ, कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। बताइए, हमें तो कोई नहीं लगता कि डिफ़िकल्ट टॉपिक मैथ का कोई होता है। देखिए, एक कला होती है। हम आपको बता दें कि जितना चाहे डिफ़िकल्ट टॉपिक हो, हमें ऐसा विश्वास है। आज हम इतने 25 ईयर से पढ़ा रहे हैं, आप हमारे स्टूडेंट से ही पूछ लीजिए कि डिफ़िकल्ट कुछ होता है तब टॉपिक? कुछ नहीं होता है। पढ़ाने की कला होती है। जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा, आप किसी हमें पुराने स्टूडेंट से पूछिए, क्या डिफ़िकल्ट उस समय था जब हम पढ़ा रहे थे? नहीं होता है। तो यहाँ पे आपने कहा कि कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं कहेंगे। हाँ, आपसे पूछें, आपको पढ़ना लिखना नहीं है, आप लोगों को त्यौहार मनाना है, आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं आए, इसलिए पैसे भी तो बच रहे हैं ना, तो टफ तो लगेगा आपको। देखिए, आप कैसे, हमें तो ये समझना है कि आप कैसे मैथ का टॉपिक आप पूरा करते हैं। आप मैथ का टॉपिक आज आप 11th में आप निकल जाएंगे, लेकिन आप ये समझिए कि 12th, आप 11th के बिना 12th, आप कोई भी आपको बोल दे कि आपने 11th की त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है और 12th पढ़ने आ गए। 12th में आप, अब देखिए, जैसे आप लोगों को एक एग्जाम्पल दें, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने 11th में पढ़ा है। पता 10th में इस साल ये सिलेबस में नहीं है। आप 10th के बच्चे जो 11th में आ जाएंगे, आपने त्रिकोणमिति पढ़ ली ना, आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो अगली साल बच्चे 11th में आएंगे वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बिना सीखे हुए आ रहे हैं। क्यों? सिलेबस ही में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में नहीं है, 11th पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है ना, कई बार आपका तो लगा साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x इक्वल टू 1, लगाया आपने कि नहीं लगाया? कई जगह आपने साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x 1, सेक स्क्वायर 3x माइनस टेन स्क्वायर 3x इक्वल टू 1, जिसने साइन सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x इक्वल टू 1 ही नहीं पढ़ा होगा, वो क्या मैथ पढ़ेगा आगे चल के? आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया ना, आपको पता था कि पढ़ेंगे। आपके घर वालों को ये नहीं पता है 2 दिन में मैथ पढ़ेंगे ना। आप पढ़ लीजिए, आप 2 दिन में कैसे मैथ पढ़ते हैं। 2 दिन में आपको मैथ पढ़ना है ना। इतने दिन से बैच चल रहा, किसी के मन में ये नहीं आया कि हम पूछें कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, हम कैसे पढ़ें। हाँ, आप लोगों के पैसे तो बच रहे हैं कि नहीं बच रहे हैं? बचाइए। समझ में आ रहा कि नहीं? जितने लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोग अपने पढ़ते रहिए। आप लोग ये वीडियो
आपकी ये सेट थ्योरी की पहली वीडियो चलेगी, अगली वीडियो आप लोगों की बंद हो जाएगी। हम अगली वीडियो हम आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, केवल उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जो यहाँ पे आए थे। ये वीडियो सबके लिए नहीं है, ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए। सेट थ्योरी का पहला पार्ट हम आपको दिखाएंगे, दूसरा पार्ट आपको नहीं दिखाएंगे। जो होमवर्क कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे आके जिनने पढ़ा है, उन्हीं को हम दिखाएंगे। जो लापरवाह हैं उनको कभी नहीं दिखाएंगे वीडियो। आप ये समझ लीजिए, इस वीडियो के बाद आपको वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए तो आप लोग आ जाइए, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। तो हर लोग, अब सब लोग कहेंगे कलेक्शन ऑफ कि ये वाले टॉपिक डिफिकल्ट हैं। सब लोग सेट थ्योरी को डिफिकल्ट बोलते हैं, सब लोग सेट थ्योरी को डिफिकल्ट बोलते हैं। क्या डिफिकल्ट है क्या जी? कल अगले चैप्टर के बाद आप ये कहने लगेंगे डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन अगला चैप्टर केवल वही लोग देख पाएंगे जो यहाँ पे आए थे, ठीक है ना? सब लोग नहीं देखेंगे अगला चैप्टर। यहाँ देखिए, और देखिए अगला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब बताइए, आपसे कहा जाए कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर्स बिगिनिंग विद द लेटर जे। बताइए, आप विश्व में कहीं चले जाइए, आपसे पूछा जाए कि जे लेटर से बिगिनिंग होने वाले मंथ कौन से हैं, वो क्या जनवरी, जून, जुलाई, यही बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आप अमेरिका में चले जाइए, अमेरिका वाला भी क्या बोलेगा? जनवरी, जून, जुलाई। आप बम्बई में चले जाइए, जनवरी, जून, जुलाई। आप कहीं भी चले जाइए, जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ, जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ आपसे कहा जाएगा जनवरी, जून, जुलाई। कोई भी आपका वेरिएशन नहीं आएगा, सभी लोग एक ही आंसर देंगे, जनवरी, जून, जुलाई। तो जे से बिगिनिंग होने वाले मंथ के नेम भी सेट हैं, समुच्चय हैं। आपको अब तो समुच्चय की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी ना? आप समुच्चय की डेफिनेशन अब आपको समझ में आ गई होगी। अब आप आगे चलेंगे, समुच्चय को आप प्रदर्शित कैसे करते हैं। आप समुच्चय को, इसे ये है समुच्चय ए समुच्चय बी है। समुच्चय को आप मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, और समुच्चय को ए बी सी डी कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं। समुच्चय को आप कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त करते हैं। यहां देखिए, समुच्चय में अभी आपने सबसे पहले सीखा था कि सुपरिभाषित अवयवों का समुच्चय, सुपरिभाषित अवयवों को आप समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को आप कर्ली ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। कर्ली ब्रैकेट बना दीजिए, और समुच्चय के अंदर जो लिखते हैं ना, समुच्चय में आप ऐसा कर्ली ब्रैकेट बनाते, और जो उसके अंदर लिखते हैं ना, उसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ठीक है? और इसे प्रदर्शित करते हैं आप कैपिटल लेटर से। देखिए, ये लिखा है हमने कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, समुच्चय एक घर है। समुच्चय को जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम बोलेंगे, देखिए समुच्चय एक घर है। आपके घर में जैसे आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके चाचा चाची, चाचा चाची के लड़के, ठीक है, ये आपके मम्मी पापा दादा दादी ये रहते होंगे। तो हम आपसे पूछें, आपके चचेरे भाई का नाम लेके, क्या ये आपके घर में रहता है? तो आपके यस। तो यहाँ पे समुच्चय में यस दिखाने के लिए आप यूनानी प्रतीक इसका उपयोग करेंगे। क्या एक्स ए घर में रहता है? क्या एक्स घर ए में रहता है? एक्स मान लीजिए आपके चाचा के लड़के का नाम है, और ए आपके घर का नाम है। आपका घर का नाम जैसे आप लोग लिखते ना, ये सदन लिखते, जैसे ऐसा आप तिवारी परिवार, ऐसा इस टाइप के आप लिख लेते ना, तो समझ लीजिए। तो हमने पूछा क्या एक्स घर ए में रहता है? ये इसको बोलते अवयव है, इज द एलिमेंट ऑफ।
इंग्लिश में पढ़ते एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन आप मन में सोचिए, क्या एक्स घर ए में रहता है? देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पर दें हम कि एक घर है ए, उस घर में कौन कौन रहता है? ए रहता, बी रहता, सी रहता, डी। बताइए, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए? आप कहेंगे देखिए एक्स इज द ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, वी इज द एलिमेंट ऑफ। देखिए ये घर है, ये आपका एक कर्ली ब्रैकेट है, ये घर है, इस घर का नाम है ए और ये उस घर के सदस्य हैं, ए बी सी डी इस घर के सदस्य हैं। जैसे आपके घर में सदस्य है ना, ऐसे एक सदस्य का नाम है स्मॉल ए, एक सदस्य का नाम है स्मॉल बी, एक सदस्य का नाम है स्मॉल सी, एक सदस्य का नाम स्मॉल डी है। बताइए, हम पूछेंगे क्या ए इज द एलिमेंट ऑफ ए? स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या स्मॉल ए घर ए में रहता है? आप कहेंगे रहता है। रहता है को ऐसे, ये यूनानी प्रतीक है, वही है समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति दर्शाने के लिए यूनानी प्रतीक इसका इज द एलिमेंट ऑफ या अवयव है। इसे पढ़ेंगे एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या एक्स ए का समुच्चय, ए का अवयव है? समुच्चय को आप घर मानिए। हम आपसे कहेंगे क्या स्मॉल ए घर ए में रहता है? आप कह रहे ऐसे बोलेंगे स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ ए। क्या स्मॉल ए घर ए में रहता है? आप कहेंगे रहता है, तो रहता है का चिन्ह ये है। बताइए, क्या स्मॉल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए? आप कहेंगे नहीं। तो देखिए, समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए देखिए इज नॉट एलिमेंट। एक्स है ना, स्मॉल एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। स्मॉल एक्स घर ए में नहीं रहता है, ये आप लिखेंगे। देखिए, समुच्चय में किसी अवयव की अनुपस्थिति को दर्शाने के लिए इज नॉट एलिमेंट प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। प्रतीकात्मक भाषा में ये लिखा जाएगा एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और एक्स समुच्चय ए का अवयव नहीं है पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा? समुच्चय में किसी अवयव की उपस्थिति दर्शाना हो तो यूनानी प्रतीक इज द एलिमेंट ऑफ, इज द या अवयव है का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, हम आपको ये ऐसे बोलेंगे, ये कैपिटल ए घर है, उस घर में ये रहते हैं। बताइए, क्या ए घर ए में रहता है? रहता है को ये लिख देंगे आप। बताइए, आप बी और खाली स्थान ए, तो इसका मतलब है क्या बी घर ए में रहता है? आप रहता है का ये लिख दीजिए। अब बताइए पी, आप देखिए पी खाली स्थान ए, क्या पी इसमें रहता है? आप कहेंगे नहीं रहता है, इज नॉट एलिमेंट। पी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, वी इज एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, वी इज द एलिमेंट ऑफ ए, पी इज नॉट एलिमेंट ए। इस टाइप से आप दर्शाते हैं। अवयव नहीं है और अवयव है। जी अवयव है का प्रतीक है और जी अवयव नहीं है का प्रतीक है। ये आप समुच्चय को आपने अंग्रेजी की वर्णमाला के ए बी सी डी से प्रदर्शित किया। समुच्चय के जो अवयव होते हैं ना, अवयव स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होते हैं, और समुच्चय को आप कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और समुच्चय में आपको समुच्चय में किसी अवयव को की उपस्थिति दर्शाना हो कि इस समुच्चय का ए समुच्चय ए का अवयव है, बी समुच्चय ए का देखिए उपस्थित है। घर इस समुच्चय के अवयव कौन कौन है? समुच्चय ए के अवयव हैं ए बी सी डी। बताइए, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, V is the element of A, C is the element of A, D is the element of A। अगर आपको उसकी उपस्थिति दर्शाना है
ए बी सी डी की उपस्थिति दिखाना है तो आप A is the element of A, B is the element of A, as P is not element A, ऐसा प्रतीक लगाएंगे और अनुपस्थिति के लिए ऐसा लगाएंगे, उपस्थिति के लिए ऐसा लगाएंगे। ठीक है, अवयव नहीं है पढ़ा जाता है, इसको ऐसे पढ़ेंगे आप लोग। तो ये आप लोग उतार लीजिए। देखिए ये आज का वीडियो, अभी हमने आज सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा सा हमने बिल्कुल जीरो लेवल से आपको उठाया है, आपको बताने का समुच्चय क्या होता है, कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैसे लिखा, बिल्कुल पहला चैप्टर है ये चैप्टर हम आगे चल के उन लोगों के लिए कर देंगे जो कि शुरू से पढ़ रहे थे, जिनने अभी त्रिकोणमिति के आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, उनके लिए ये आज बंद हो जाएगा। कल से ये चैप्टर उन्हीं लोगों के जो कि हमारे साथ में लगातार पढ़ रहे हैं, जिनने पूरी त्रिकोणमिति पढ़ी है। बहुत से बच्चे घूम रहे हैं, उन्हें पढ़ने की चिंता है ही नहीं। वो जो ये सोच रहे हैं कि 11th में तो हम ऐसे ही पास हो जाएंगे। आप 12th में भी नहीं पढ़ना, 12th में भी आप ऐसे ही पास हो जाएंगे। 12th में आप पढ़ने लायक रहेंगे नहीं। हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, बहुत से 10th के चैप्टर ऐसे कम हो गए हैं जो कि आपको समझिए कि जिसके बिना में आप 12th पढ़ ही नहीं पाएंगे। 10th से आप 11th में नहीं पढ़ पाएंगे। 11th में आप लिमिट आप 12th का प्रवेश द्वार माना जाता है। आप लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। 11th के बच्चे सबसे ज़्यादा लापरवाह है। अगर कुछ अपने जीवन में बच्चे देखें तो 11th वाले बच्चे सबसे ज़्यादा लापरवाह है। लेकिन जिन बच्चों ने त्रिकोणमिति पढ़ी है, वो आप हिम्मत करके रखिए। आप लोग बहुत अच्छी त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा होमवर्क करके आपने दिखाया है, आपको बहुत अच्छी त्रिकोणमिति। हम आपको बता दें कि इतने विस्तार से हमने अपने जीवन में कभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाई जितना कि हमने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आप लोग पढ़ते रहिए, इन लोगों की शरीकत नहीं करिए। जो बहुत से लोग घूम रहे हैं, इन लोगों की आप शरीकत नहीं करिए, नहीं पढ़ने दीजिए इन लोगों को। आप पढ़ रहे हैं, आपको समुच्चय आपको ही दिखाया जाएगा जिनने त्रिकोणमिति पढ़ी है। कल से समुच्चय और अच्छी तरीके, आज हमने जानबूझ के केवल डेफिनेशन बताई है। हम आज ऐसा बता सकते थे कि आप लोग और आगे भी, लेकिन हमें ये बताना है कि कल से आप लोगों को त्रिकोणमिति ये समुच्चय देखने को नहीं मिलेगा। जिनने त्रिकोणमिति पढ़ी है केवल वही आगे चल के समुच्चय देख पाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने जितनी जो लापरवाही दिखाई है, इसका परिणाम आप लोगों को भुगतने के लिए मिलेगा। आप लोग नहीं पढ़िए, आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग सबसे ज़्यादा लापरवाह बच्चे हैं 11th के, सबसे ज़्यादा वाला। इसीलिए कल से आप लोगों को ये देखने के लिए नहीं मिलेगा। पार्ट 1 आपका समाप्त हो जाएगा। पार्ट 2 उन्हीं लोगों के लिए देखिए जिनने त्रिकोणमिति का होमवर्क भेजा है, जिनने होमवर्क बिल्कुल करते रहे, उन्हीं के पास वीडियो आई कल से। ठीक है, आप लोग ये उतार लीजिए। पार्ट 2 में हम आपको कुछ अब यहाँ तो आपको थोड़ा सा प्रतीक बताया, अब आपकी स्टार्ट होगी। स्टार्टिंग में आप लोगों को ये थोड़ा सा इसका रिलेट करके समझाएंगे। बहुत सरल चीज़ है। कोई भी बदनाम है, सेट थ्योरी बदनाम है, लेकिन बदनाम आप ये समझ लीजिए ये इतनी टफ नहीं रहेगी। हम पढ़ाएंगे ना आपको। अगर ये टफ होगी तो आप जो कहेंगे तो करेंगे। चलो बहुत सरल कर देंगे हम इसको। ठीक है, जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं केवल उन्हीं को कल से वीडियो आएगी। ये उतार लीजिए। पार्ट 1 समाप्त हो गया। पार्ट 2 कल हम आपको बताएंगे।